मैं पुनः आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज का हमारा विषय है गणित से भय क्यों? तो गणित से भय क्यों इसको हम क्योंकि मेरे पास 20 मिनट का है तो हम इसको 2 भाग में बाँटेंगे। पहले हम किसी व्यक्ति का एग्ज़ाम्पल समझेंगे। एग्ज़ाम्पल कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को लेंगे जो गणित में अपनी माने कमज़ोर होते हुए और निम्न वर्ग से भी होते हुए गणित में महारत हासिल किया। उसके पश्चात फिर हम गणित के कुछ प्रश्नों का एग्ज़ाम्पल लेंगे और कैसे गणितों को समझते हैं, बारीकी से कैसे हमें पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गणित से भय क्यों? ये अभी के समय में वर्तमान समय में बहुत बड़ी एक चुनौती है। अभी देखा जाए कि जितने भी नौकरी है या जो भी बोला जाए आज जॉब के लिए हमें क्या होता है कंपटीशन एग्जाम देना ही पड़ता है और कंपटीशन एग्जाम में जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आता है वही उस नौकरी के हकदार रहते हैं। तो अधिकतर हम देखते हैं सुनने में आता है और लोग देखने में तो नहीं है कि गणित इतना कठिन है, जहां तक मुझे लगता है बस सुनने में आता है कि गणित कठिन। तो हम इसको समझेंगे, वास्तविकता में गणित कठिन नहीं है। जिस तरह अन्य हमारे विषय हैं उसी तरह गणित भी एक विषय है। तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिन्होंने गणित में महारत हासिल किया है। तो आप लोग को शायद सबको पता होगा जिनका जन्म 22 दिसंबर को हुआ था और उनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता चल गया होगा कि वो व्यक्ति कौन है जिसको हम महान गणितज्ञ के नाम से जानते हैं। क्या कोई बता सकता है आप में से कोई? रामानुजन जी। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी। तो महान गणितज्ञ रामानुजन जी का उम्र कोई बहुत लंबा नहीं था। सिर्फ उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में अद्भुत कार्य किए। उनकी स्थितियां भी ऐसी थी, माने उन्होंने कोई विशेष पढ़ाई भी नहीं की, गरीबी स्थिति में उनका जीवन बीता। और एक सबसे अच्छी बात है कि वे क्या थे, बचपन से ही उनका बौद्धिक विकास बोलना चाहिए कम। फिर भी इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने गणित में ऐसा कर दिखाया कि आज पूरा मान के चले इंडिया, पूरा विश्व श्री रामानुजन जी को क्या करते हैं, पूछते हैं और उन्हें महान गणितज्ञ की उपाधि दी गई है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की आपको संक्षिप्त परिचय बताता हूँ कि कैसे उनका जीवन यापन रहा। तो श्रीनिवास जो रामानुजन जी थे, उनका जन्म 22 जनवरी 1887 को हुआ था। भारत के तमिलनाडु राज्य में उनके गांव का नाम ईरोड गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम के श्रीनिवास अयंगर, जो कि साड़ी की दुकान में घर का काम करते थे। उनकी माताजी का नाम कोमल तामल था, जो कि हाउसवाइफ थी और इसके साथ साथ पास के जो मंदिर था उसमें कीर्तन भजन किया करते थे। स्वामी सॉरी रामानुजन जी जो थे, वे बचपन में उनकी बौद्धिक विकास बहुत कम थी। वे लगभग 3 वर्ष के उम्र में उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। आप जानते होंगे कि बच्चे अगर साधारणतः देखा जाए तो 1 से 1.5 वर्ष में बोलना प्रारंभ कर लेते हैं। स्वामी जो जो श्रीनिवास रामानुजन जी थे, उन्होंने 3 वर्ष माने इतनी लंबी आयु में बोलना प्रारंभ किया तो आसपास के लोग, उनके माता-पिता ये सोचने लगे थे क्या ये गूंगा है क्या? बट वो गूंगे नहीं हुए, बोलना प्रारंभ कर दिए। जो रामानुजन की जो माताजी थी, उनके 2 और संतानें थी। 1891 और 1894 में 2 और बच्चे हुए, जिनका किसी कारणवश मृत्यु हो गया और रामानुजन जी अपने माता-पिता के इकलौता संतान थे। रामानुजन जी की प्रारंभिक शिक्षा लोकल स्कूल में ही हुई। उनकी लोकल स्कूल में एडमिशन 1 अक्टूबर 1892 में हुआ। रामानुजन जी का बचपन में ही पढ़ाई से लेकर बहुत अच्छी रुचि थी, खास करके गणित विषय में बहुत अधिक ध्यान देते।
10 वर्ष की उम्र में प्राइमरी स्कूल जब परीक्षा दिया, तब वे पूरे जिले में रामानुजन जी ने टॉप किया था। फिर आगे की पढ़ाई टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। प्रारंभ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रामानुजन जी थे, वे बचपन में विभिन्न प्रकार के उनके मन में प्रश्न आया करते थे। माने अजीबो-गरीब प्रश्न था। जैसे बादल आकाश की दूरी कितनी है? बादल से आकाश की दूरी कितनी है? पृथ्वी के पहला मनुष्य कौ माने पृथ्वी में पहला मनुष्य कौन हुए? इस टाइप के उनके मन में प्रश्न आया करते थे। तो इन प्रश्नों के समाधान के लिए रामानुजन जी अपने जो अध्यापकगण थे उनसे प्रश्न करते थे। तो अध्यापकगण इनके इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर बोर हो जाते थे और कभी-कभी तो उन्हें डाँट देते थे, उनसे नाराज़ हो जाते थे। बट जो रामानुजन जी थे, उनकी जो व्यवहार था, वे प्रसन्नमुख था, अच्छे तरीके से था, जिसके कारण अत्यधिक देर तक उनके टीचर उनसे नाराज़ नहीं हो पाते थे और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। क्या हुआ बाद में जब रामानुजन जी की आगे क्लास पढ़ते गए तो धीरे-धीरे उनके पूरे कक्षाओं को करते-करते पूरे स्कूल को, उसके साथ-साथ स्कूल के प्राचार्य को उनकी जो प्रतिभा है उनके बारे में पता चला। तो उनके प्राचार्य जी कहा करते थे कि रामानुजन जी को गणित में परीक्षाओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रामानुजन जी कितने होशियार हैं, इसके अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि रामानुजन जी ने 10 वर्ष के ही उम्र में कॉलेज के मैथ्स को सॉल्व कर लिया करते थे। रामानुजन जी गणित में इतने माने उसमें लग जाते थे कि 10 वर्ष की उम्र में, अगर हम अभी की बात करें तो 10 वर्ष की उम्र में अभी एक बच्चा अगर वो मान लो 6 साल में पहली कक्षा में एडमिशन होता है तो चौथी क्लास पढ़ता रहा होगा। तो रामानुजन जी चौथी क्लास पढ़ते हुए भी वे कॉलेज के गणितों को सॉल्व कर लिया करते थे। 13 वर्ष की उम्र में रामानुजन जी ने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को पूरा-पूरा रट लिया था। यानी गणित में इतने वो होशियार थे। तो एक हाई स्कूल में जब वो पढ़ रहा था, तो हाई स्कूल में एक स्कॉलरशिप को लेकर एक एग्जाम हुआ, तो उसके थ्रू क्योंकि उनकी पढ़ाई में विशेष रुचि थी, गणित में विशेष रुचि थी, जिसके कारण उन्हें सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ और सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप जब प्राप्त हुआ तो आगे उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चलने लगी। उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रहा था, तो क्लास 11th की बात है, जब क्लास 10 तक तो अच्छी पढ़ाई की, सभी विषय में उत्तीर्ण हो गया। जब 11th की जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो मैथ्स में उनकी रुचि इतनी बढ़ गई थी कि वे अन्य विषयों की जब कक्षा में पढ़ाई होती रहती थी, फिर भी उस समय वे मैथ्स से ही पढ़ते रहते थे, मैथ्स से ही क्वेश्चन को बनाया करते थे। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि रामानुजन जी जो गणित में तो टॉप कर गए, पूरे पूरे मार्क्स ले आए, बट अन्य विषयों में वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए और 11th क्लास में ही वो फेल हो गए। उस समय पश्चात उन्होंने ओपन बोर्ड से मान लिया जाए, ओपन बोर्ड के कारण एक मतलब प्राइवेट 12th की एग्जाम दिया, बट उनकी रुचि ओनली मैथ्स में ही थी। अदर में वे कोई अदर सब्जेक्ट को पढ़ता ही नहीं था, जिसके कारण वे 12th की ही एग्जाम में फेल हो गए। तो जब रामानुजन जी फेल हो गए तो उनकी पढ़ाई छूट गई। उनकी घर की भी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था। स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण उनके घर की भी स्थिति खराब हो गई और 5 सालों तक ऐसे वे गरीबी स्थिति में जीते रहे। तो गरीबी स्थिति के कारण वे अपने गणित की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे। फिर 5 सालों बाद उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम जानकी था। जानकी से उनकी शादी कर दिया गया। उसके बाद वे नौकरी के लिए मद्रास चले गए। नौकरी के लिए जब मद्रास गए तो वे क्या था, चूंकि 12th क्लास पास नहीं कर पाया था, जिसके कारण मद्रास में रामानुजन जी को नौकरी नहीं मिल पाई। वहां का वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उनकी तबियत खराब हो गई। वापस अपने घर आए। पुनः जब तबियत ठीक हुआ, फिर से मद्रास चले गए। फिर क्या हुआ, जब वे मद्रास गए तो किसी के कहने पर मद्रास के जो तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर थे श्री वीर राम स्वामी अय्यर, उनसे मिले वे। राम स्वामी जो अय्यर हैं, वे बहुत ही गणित में विद्वान थे।
तो वे उन्होंने रामानुजन जी की जो प्रतिभा है उसको पहचान लिया और पहचानने के बाद उन्हें उन्होंने तत्कालीन जो कलेक्टर थे उससे बात करके प्रति मास 25 रुपए का उनको स्कॉलरशिप उस टाइम दिलवाया। तो उनकी जब उनको स्कॉलरशिप मिला तो उनकी थोड़ी गरीबी ठीक हुई और उनके पढ़ाई के लिए उन्हें काफी समय मिलने लगा। तो जब रामानुजन जी क्या करते थे, स्कॉलरशिप के बदौलत पढ़ाई करने लगे। तो 1 साल में माने फर्स्ट जो ईयर था, उसी में अपना एक रिसर्च पब्लिश किया। उस रिसर्च का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर्स का उन्होंने क्या किया, एक रिसर्च पब्लिश किया। उसके बाद आगे जब रिसर्च पब्लिश किया उसके बाद मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में उन्होंने क्लर्क की नौकरी कर ली। अच्छी बात यह है कि जो क्लर्क के पोस्ट पे थे उनको ज्यादा वर्क नहीं दिया जाता था, कम वर्क रहता था। तो रामानुजन जी क्या करते थे, जिस भी टाइम खाली समय मिलता था गणित के प्रश्नों को सॉल्व किया करते थे, थ्योरम्स और बनाया करते थे वे। और जो रामानुजन जी है वे रात भर जग जग के पढ़ाई किया करते थे। तो ऐसे करते 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 वे उनकी पढ़ाई क्या होती रही, लगातार लगातार चलती रही। तो एक समय ऐसा आया कि रामानुजन जी ने बहुत सारे फार्मूलास, थ्योरम, फॉर्मूलास डिराइव कर लिया। उसके बाद उन्हें एक मैथमेटिशियन की आवश्यकता थी। तो किसी के थ्रू उन्हें एक मैथमेटिशियन के जो लंदन के मैथमेटिशियन हैं, प्रोफेसर हार्डी के बारे में पता चला। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जो कि इंग्लैंड में कार्य करते थे। तो उनसे पत्र व्यवहार के थ्रू उन्होंने वार्तालाप किया और उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली। कौन? श्रीनिवास रामानुजन जी और प्रोफेसर हार्डी दोनों गणितज्ञों ने आपस में क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया। उनकी दोस्ती अच्छी रही और उन्होंने बहुत सारे और फार्मूला है, सूत्र है, उनकी खोज की। उस टाइम क्या हुआ था, रॉयल सोसाइटी का जो फेलोशिप है वो रामानुजन जी को दिया गया था। कब? जब भारत क्या है गुलामी में जी रहा था, उस टाइम अश्वेत व्यक्ति यानी भारत के व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी का फेलोशिप मिलना ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर मेरे को बताने का रीजन ये, रॉयल सोसाइटी का फेलोशिप उन्हें मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनमें काबिलियत थी, इसके थ्रू मिला। तो रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिली, ये बहुत बड़ी बात रही। उसके बाद और बहुत दिनों तक इंग्लैंड में हार्डी और रामानुजन जी दोनों मिलकर बहुत सारे रिसर्च करते रहे मैथ्स पे और बहुत सारी उन्होंने फार्मूले बनाए। लगभग मेरे हिसाब से सिर्फ रामानुजन जी ने 3900 फार्मूला अपनी छोटी सी 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने बनाया था। और कुछ समय पश्चात रामानुजन जी की तबियत खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें टीबी हो गया था और धीरे धीरे उनकी तबियत और खराब होते गया और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 33 वर्ष की उम्र में रामनिवास रामानुजन जी की मृत्यु हो गई। तो ऐसे जो रामनिवास रामानुजन जी है उनकी ये संक्षिप्त जानकारी है। उन्होंने इतनी तकलीफ में जीवन जीते हुए भी मैथ्स के प्रति अपनी रुचि को नहीं छोड़ा और मैथ्स प्रति कार्य करते गए और आज एक महान गणितज्ञ के रूप में आज वे जाने जाते हैं। तो मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है कि आप देख रहे हैं कि 19वीं सदी रामनिवास रामानुजन जी का जो जन्म था, उनके जो कार्य किए वे लगभग 19वीं सदी की बात है। तो अगर हम 19वीं सदी की बात करें तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे आज टेक्नोलॉजी यूट्यूब, गूगल ये सब है, उस समय नहीं थे। फिर भी रामानुजन जी ने स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके इतना आगे बढ़ गए। बट अगर हम इस 21वीं सदी की बात करें, हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है, अन्य वगैरह साइट्स है, जहां हमें फ्री में माना जाए कि कोचिंग अवेलेबल रहती है, जानकारी अवेलेबल रहती है। फिर भी अभी के समय में गणित से भय क्यों? ऐसा क्या कारण है कि हमारे पास सर्व सुविधा युक्त होते हुए भी हम गणित में अपने आप को कमजोर समझते हैं? तो इस पर मुझे कुछ बता सकता है क्या? क्या रीजन हो सकता है कि 19वीं सदी में
रामानुजन जी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, न कुछ रहते हुए भी नहीं, लेकिन बट हम अभी भी गणित हमको भय लगता है। क्या रीजन हो सकता है? इस पर कोई मुझे बताना चाहेगा? कोई भी? क्या करता हूँ? इसका रीज़न ये हो सकता है भैया कि जो स्टूडेंट होता है वो गणित से इतना भय होता है कि गणित को फॉलो ही नहीं करना चाहता है। अगर वो गणित के हर एक प्रश्नों को सॉल्व करे, फॉलो करे, तो उसको उसके माइंड में अच्छे से समझ आने लगेगा। और कुछ? ये आपने बताया, बहुत बढ़िया। आपने ये बताया कि गणित को हम भय मानते हैं। हाँ जी, दिलीप जी कुछ बता रहा है, बताइए। भैया जैसा कि आज के स्टूडेंट जो मैथ से डर रहे हैं, जो मैथ का भय उनके अंदर भरा हुआ है, हालांकि हम भी गणित के ही स्टूडेंट रहे हैं और हमने भी उन समस्याओं को फेस किया है जो कि एक स्टूडेंट करता है, वो भी गणित के विषय में। तो एक सबसे इसकी जो प्राथमिकता देखी जाए तो गणित की, हाँ, हम लोग मतलब ना कभी उस चीज में घुसते ही नहीं है कि आखिर ये गणित कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हम लोग 4 लोगों का देखते हैं, अरे यार उससे तो ये बन गया, मुझसे ये नहीं बना। एक तुलना करने लगते हैं अपने आप को उस मतलब दोस्तों से ही मान के चलिए कि जो मेरे सहपाठी लोग हैं, अगर उनसे बन गया मुझसे नहीं बना, तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए और जो सबसे ज्यादा सरल लगे हमें उस सवाल को सबसे पहले करना चाहिए और जो थोड़े-थोड़े कठिन से लगते हैं उन्हें हालाँकि उसके बाद करें। और सबसे बड़ी बात कि हमें एक अच्छे अध्यापक, देखिए हालाँकि हमें लगता है कि स्टूडेंट जो है स्कूल लाइफ तक जब तक रहता है तब तक वो अच्छे टीचर का चुनाव अपने मन से वो नहीं कर सकता। पर जब वो कॉलेज में पहुँच गया, इतना मैच्योर हो गया कि हाँ अब हम अभी तो जैसा आपने कहा भैया कि बहुत सारे हमारे पास सोशल साइट्स भी हैं और इंटरनेट भी है और जैसे कि विभिन्न प्रकार के टीचर हमको अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तो हम अपनी जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनसे खुलकर शेयर कर सकते हैं। हालाँकि स्कूल में हम लोगों से सबसे बड़ी गलती यही होती है जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गणित का मतलब भय सबसे बड़ा इसी वजह से होता है, क्योंकि अगर जो चीज़ मुझे नहीं बन रही है तो मुझे लगता है कि अरे यार अगर मैं सर से पूछ दूँगा कि ये चीज़ मुझसे नहीं बन रही है और पता नहीं ये लोग नहीं बोल रहे हैं यानी इन लोगों से बन रहा है। तो जो चीज़ नहीं बन मतलब जो मुझे पूछने के अंदर में जिज्ञासा होती है पर इस भय की वजह से हम नहीं पूछ पाते उस चीज़ को और वो अंदर ही अंदर घर करी चली जाती है भैया। धन्यवाद भैया। आप जी ठीक बताया। मेरा ये मानना है कि हम 21वीं सदी में भी रहते हुए अंधविश्वास में जी रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार सोच लिया कि गणित कठिन है, मतलब गणित कठिन ही है, हम दोबारा उसको कभी खोल के देखते ही नहीं है। तो ऐसा है ना, एक बार हमने जो सोच लिया कि गणित कठिन है, फिर उसके बाद कभी खोलते ही नहीं गणित को। इसी कारण से गणित हमारे लिए कठिन हो जाता है। और दूसरा मैं ये मानता हूँ गणित कठिन होने का कि हम गणित पढ़ना तो चाहते हैं बट उसको समझना नहीं चाहते। जबकि गणित का रूल है, गणित को पढ़ना नहीं उसको समझना है। पढ़ना और समझना में दोनों बहुत डिफरेंस होता है। गणित समझने की चीज है। अगर आप जितना उसके बारीकियों को जितना समझेंगे उतना ही आपको गणित सरल लगते जाएगा। तो आपको अगर गणित को सरल बनाना है, गणित से आपको भय मुक्त बनना है, तो आपको दो कार्य करना होंगे। पहले तो अपने मन से निकालिए कि गणित हमसे नहीं बनता, गणित कठिन है। भाई आपने नदी पार ही नहीं किया तो आप कैसे बोल सकते हो कि इस नदी से पार ही नहीं कर सकते? आप तो पहले से बोलते रहते हो किनारे से, ये नदी बहुत धार दिख रहा है, हम इस पे जा ही नहीं सकते कि इस पे बहुत लहर आ रहा है। अरे आप जाकर तो देखो, हो सकता है आप पार कर लो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दूर से ही नकारते रहते हैं। तो पहला तो आप नकारे मत, और दूसरा गणित को पढ़ें तो समझ के पढ़े। तो इसलिए मैं बोल दिया पढ़ना नहीं है, हमें समझना है। तो मैं समझ लिया तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक है? तो जैसे मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये मेरे पास और समय है क्या बोलने के लिए? क्योंकि मैं समय नहीं देख पाया। जी भैया। है ना? हाँ, ठीक। 2 मिनट और लूँगा। तो जैसे मैं एक इक्वेशन की मैं अभी देखा आपका एक अभी एग्जाम्स हुआ था, वन रक्षक का कॉम्पिटिटिव एग्जाम था। तो एक मेरे फ्रेंड ने दिया था, तो मैंने वो क्वेश्चन पेपर देखा और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पेपर का अध्ययन किया। तो एक सबसे सरल क्वेश्चन आता है इक्वेशन से लेकर, जो क्लास 10th में है।
जैसे आपको कुछ मुर्गी हैं, कुछ हाथी हैं, आपको उनके 50 आँखें हैं, 20 पैर हैं, ऐसे कुछ करके आते हैं। ये सब इक्वेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले इक्वेशन में करना, तो जो इक्वेशन के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आपके पास कॉपी पेन होगा तो आप लिखिए, मैं आपको एक इक्वेशन बोलता हूँ। x प्लस 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल 7 इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब इसको हम लोग, आप जब अध्ययन कर रहे हैं तो इसके बेसिक कैसे हमारे क्लियर करना चाहिए, किस टाइप का उसमें हमें थॉट रखना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। जो मेरा थॉट है उसको, कि गणित को हम कैसे सरल बनाया जा सकते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल 2 और x प्लस वाई इक्वल 7। ये मैंने दो इक्वेशन लिया। अब देखो, इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा क्या क्या दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है और नंबर दिख रहा है। तो पहले ये जानूं कि एक्स वाई और नंबर क्या चीज है। तो आप इसके बारे में क्लियर करो कि एक्स वाई ये हमारा वेरिएबल है, नंबर जो है ये हमारा कांस्टेंट है, जिसको वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं अचर और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। तो अब यहाँ से समझ आया कि जो एक्स वाई के फॉर्म में लिखा रहता है, जिसकी वैल्यू ना दिया रहे, वे हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। जिसकी वैल्यू दे दिया रहा है, जो परिवर्तित ना हो, जैसे टू को कभी बदल नहीं सकते, एक्स वाई को आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4, तो इसलिए वे वेरिएबल हुआ, और जिसको नहीं बदल सकते कांस्टेंट हुआ। ये ऐसे पढ़ने का तरीका है। उसके बाद अब इनके हम टर्म्स के बारे में सोचेंगे, इसमें कितने भाग हैं। तो कितने भाग हैं, एक्स एक भाग हुआ, वाई दो भाग हुआ और टू जो है 3 भाग हुआ। यानी इक्वेशन में कितने कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। ऐसे हम पढ़ेंगे। इसके बाद अब इनके हम इक्वेशन को तो हमने समझ लिया कि ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। तो सर, इसके पहले ये सोचें कि ये इक्वेशन दिया, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं बताइए। मैंने आपको जो इक्वेशन दिया इसमें वेरिएबल कितने हुए, दो होंगे, एक्स और वाई। सर दो वेरिएबल हुए, दो वेरिएबल हुए, यानी इसको हम लोग द्विचर माने द्विचर रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसमें दो चर रहते हैं, एक चर रहे उसको लीनियर बोलते हैं डायरेक्ट, इसको द्विचर समीकरण बोलेंगे, क्योंकि इसमें चरों की संख्या कितनी है, 2 है। ऐसे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इनके सॉल्यूशन की विधियों को सोचेंगे। तो आप समीकरण सॉल्व करने की 4 विधियों के बारे में जानते हैं आई थिंक, कोई बता सकता है 4 विधि? चले मैं ही बताता हूँ, क्योंकि अन्य सब्जेक्टों से भी आए हुए हैं सभी मैथ से। तो देखो 4 होते हैं, जैसे ग्राफी विधि हो गया, वज्र गुणनखंड विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया। तो आप इन चारों विधियों के कॉन्सेप्टों को समझिए पहले। फिर इसके बाद जो आपको सबसे इजी लगता है उस कॉन्सेप्ट को चुन लीजिए। उस कॉन्सेप्ट को चुन के फिर आप करिए, क्या करिए, सॉल्व करिए। अब सॉल्व भी आपको एक रोचक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक्स और जो वाई है, इसमें दो वेरिएबल है, दो चर है। तो आपका सॉल्यूशन भी कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा 2 चर का है तो 2 सॉल्यूशन मिला। ठीक है। और एक चीज आपने देखा होगा कि जब मैंने 2 चर लिया तो आपको मैंने 2 इक्वेशन दिया था, x प्लस वाई इक्वल 2 और x प्लस वाई इक्वल 7। ठीक है। तो यहाँ से 2 तर्क निकलता है कि 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी और हमें 2 आंसर मिलेंगे। तो अगर मैं आपको 3 वेरिएबल वाला दे दूं तो आप बता सकते हो कि हमें कितनी इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, 3, और कितने हमारे आंसर मिलेंगे, 3। तो इस तरह क्वेश्चन को हमें धीरे धीरे समझना है। तो आपको धीरे धीरे वो समझ में आता जाएगा कि इससे हमें क्या पॉइंट बनता है कि जितनी वेरिएबल उतना आंसर।